Alright, ji, so we are done with unit 10 as well. The last unit, that is unit 11. Unit 11 बहुत इंपॉर्टेंट है as far as essay questions are concerned. 20 मार्कर यूनिट 11 से आना ही आना है, ठीक है। और मेजॉरिटी किस में आना है यूनिट 11 को समझे। सबसे बड़ा मेरे हिसाब से प्रोड्यूसर के बाद, प्रोड्यूसर बिहेवियर के बाद अगर कोई चैप्टर है, एक कंबाइंड टॉपिक है कह लें, जिसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन मिला के, ठीक है। लेकिन इजी सीन ये है कि वो होगा ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बातें, एफडीआई का क्या रोल है, मल्टीनेशनल्स का क्या रोल है, डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलपिंग कंट्रीज का फर्क क्या है आपस में, तो वो सिर्फ बातें, ठीक है। और उस पे हाथ सिर्फ तब डालना है जब लिख के रटे लगाए हों आंसर्स के, लिख के आंसर्स के रटे लगाने, उसमें किताब भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले 2 चैप्टर हैं टेक्निकल, इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने एएस में अगर कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ा हुआ है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट आपके लिए कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा सा ऐड ऑन है। जिस तरह मार्शल अर्नर कंडीशन है, सुना है नाम मार्शल अर्नर कंडीशन, एएस में मैंने बता दिया था, क्या इलास्टिसिटी वाली बात, वो है जे कर्व, एक नई चीज ऐड हो जाती है। और इसके अंदर अभी जिस तरह आज हम देखने लगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमने करंट अकाउंट पढ़ लिया था एएस में, फाइनेंशियल और कैपिटल किधर है ए2 में। एक दिन की मार है, अगर ये आप पहले गप्पे ना लगाते आज तो 2 लेक्चर्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म है, 4 लेक्चर्स में एक्सचेंज रेट खत्म है, फिर उसके बाद गप्पे 2 हफ्ते 1.5 हफ्ता, सिलेबस ही खत्म। इतनी सी बात और आप लोग टेंशन ले रहे हैं। हेडिंग दे देंगे यूनिट 11, यूनिट 11 में हेडिंग दे दें जी तगड़ी सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, एएस में जो आपका चैप्टर था उसका पता क्या नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले का, करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, समझ रहे हैं, करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक हिस्सा पड़ा था, बाकी 2 हिस्से इसमें ए2 में, कुछ भी नहीं किया अभी तक। आ जाएंगे जस्ट टू रिमाइंड यू, अ फाइनेंशियल एंड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, नहीं नहीं ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट, अ फाइनेंशियल अकाउंट स्लैश इनकम अकाउंट that records inflow and outflow of money from an economy over a given period of time. Inflow and outflow of money over a given period of time. मुल्क में पैसा 1 रुपया उड़ के भी आ रहा है, उसको लिखना है, कहां लिखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आई बात समझ में, उड़ के भी 1 रुपया अगर आ गया उसको लिखना है, अगर आप नहीं लिखेंगे उस चीज को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, समझ रहे हैं। लिखे बगैर तो ऐसा मुल्क के बॉर्डर से बाहर गया अंदर आया 1 रुपया भी, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। समझ आई बात की। मनी लॉन्ड्रिंग तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, 1 रुपया हो या 200 रुपया, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट से यूके में आई डोंट नो मिलियंस है कुछ पाउंड से ज्यादा हो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ये छोटा ऑफेंस नहीं है। तो इधर जो दिल करता करे, इधर अभी रिसेंटली मैंने की है मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ भाई ने इधर प्लॉट बेचा था, उसको पैसे हाँ ये भी है तो उसको पैसे भेजने थे, गवर्नमेंट ने रोका है, 1 रुपया भी नहीं जा सकता। ये जो बाहर, या तो आप वीजा दिखाएंगे तब आप, इसको क्या कहते हैं एक्सचेंज कंट्रोल्स, प्रोटेक्शनिज्म में पढ़ा था,
पाकिस्तान में खासे वाहिद वो मुल्क है जिसमें एक्सचेंज कंट्रोल्स लगे हुए, यू कैन नॉट बाय डॉलर, ठीक है। वो भी स्पेकुलेशन की वजह से हर बंदे ने डॉलर डॉलर कर करके ये हाल कर दी, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमारे खत्म हो गए, नहीं खरीद सकते ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो ढेर लगा, लेकिन ऑफिशियली जिस तरह 278 279 है रेट है ना, अभी आप जाएं आपको 286 87 88 से नीचे मिल गया मेरा नाम ओपन मार्केट से, लेकिन वो सब इलीगल है टेक्निकली, समझ आई। सर जो गीगा वाला इंस्टेंस वाला, हाँ लीगल है, वो लीगल है, सारे लीगल हैं टेक्निकली, लेकिन वो इलीगल बेच रहे हैं, ठीक है। लीगल सिर्फ किसको मिलेगा आजकल, जिसका वीजा है वैलिड, उसको भी एक वीजे पे $5,000 मिलेगा मैक्सिमम, ऑफिशियली वो चेंज करवा सकता है, कमर्शियल बैंक से करवा ले, मनी चेंजर से, या फिर जिसने प्रूव किया कि उसने बाहर बच्चे की पढ़ाई के लिए या इलाज के लिए भेजनी, वो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, उसको मिलेगा, वरना छोटा सा काम है, ऊपर दें पैसे पहुंच जाएंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं देंगे, इलीगली दे देंगे आपको, 287 288 पे दे देंगे। जी भेज सकते हैं, इस पे भी बात करते हैं, हाँ हाँ इस पे भी बात करते हैं अली आजम के, पैसे साथ भी लेके जा सकते हैं, ये इसीलिए 3 अकाउंट नहीं है 4 अकाउंट है जी। पहला अकाउंट है करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा अकाउंट है फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तीसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और टेक्निकली 3 अकाउंट है, लेकिन आज हमें पता चलेगा कि एक चौथा अकाउंट भी है, वो क्या है, नेट एरर्स एंड ओमिशंस। तो टेक्निकली 4 अकाउंट है, करंट अकाउंट एएस में पढ़ा है करंट अकाउंट, जल्दी से रिकॉल में करंट अकाउंट फुल डिटेल में नहीं कराऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का टच कर लेते हैं। करंट अकाउंट है जब गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड हो रहे हैं और इनकम आ रही है जा रही है। 4 अकाउंट्स इसके याद है फर्दर? चौथा अकाउंट कौन सा है? नेट एरर्स एंड ओमिशंस, नेट एरर्स एंड ओमिशंस हैं वैसे 3 ही अकाउंट, अगर आप कहीं भी गूगल करेंगे आपको 3 अकाउंट नजर आएंगे, ये चौथा एक सब्सिडरी होता है, पढ़ेंगे आज अगर पहुंच गए आज इधर। बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा नाम इसका क्या था, ये मैं अब डिटेल में नहीं कराऊंगा, करंट अकाउंट ये इसका है, विजिबल बैलेंस या ट्रेड इन गुड्स, याद आया, सीधी सी बात है, एक्स माइनस एम ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, पहला अकाउंट आ गया। दूसरा अकाउंट है इनविजिबल बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस या ट्रेड इन सर्विसेज, एक्स माइनस एम ऑफ सर्विसेज। अभी आपने कैम्ब्रिज की फीस दे दी है, ये पैसे कहां जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे, आई बात समझ में, ये एरर्स एंड ओमिशंस, नेट एरर्स एंड ओमिशंस, ठीक है। ये पैसे मुल्क से बाहर जाएंगे, किस अकाउंट से माइनस होंगे, ट्रेड इन सर्विसेज, आप लोग सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारा सिस्टम नहीं है, ये यूके का सिस्टम है जिधर आप बैठे पेपर दे रहे हैं। फिर प्राइमरी इनकम अकाउंट, इसमें क्या आता था, इनकम अर्न्ड अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, इनकम वेजेस एंड सैलरीज, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो सारी किस में आती थी, प्राइमरी इनकम में। ये प्राइमरी इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लें इसके नीचे, इनकम अर्न्ड अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इनकम, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि इसका भी एक रोल है, अर्न्ड अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स ट्रेड ऑफ रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज ट्रेड हो रहे हैं, एग्जाम्पल रेंट बाहर आ रहा है या जा रहा है, wages and salaries, interest payments and
प्रॉफिट्स। आपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कोका कोला के शेयर्स लिए, डिविडेंड आएगा तो किस अकाउंट में आएगा? इधर। आपने दुबई में अपार्टमेंट लिया है, रेंट आएगा तो किस अकाउंट में आएगा? इधर। केएफसी रॉयल्टी भेज रहा है पाकिस्तान से हर साल अमेरिका, किस अकाउंट से माइनस होगा? प्राइमरी अकाउंट से माइनस होगा पाकिस्तान के, क्योंकि जा रहा है। और फिर आ गया सेकेंडरी इनकम अकाउंट। मुफ्त में अगर कोई पैसा आ रहा है या जा रहा है, रेमिटेंसेस, चैरिटी, एड, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक आपको चैरिटी दे रहा है, लोन दे रहा है, ठीक है। रेमिटेंसेस जितनी आ रही हैं, ट्रांसफर अर्निंग्स, एड रेमिटेंसेस में नहीं आता। रेमिटेंसेस और एड और चैरिटी तीनों सेकेंडरी इनकम में आते। समझ आई बात? मुफ्त के पैसे जिसके अगेंस्ट कोई काम नहीं हुआ, काम तो हुआ है लेकिन वहां हुआ है ना। याद आ गया? एड्स नहीं, एड। फाइनेंशियल अकाउंट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसकी डिटेल में जाने लगे, लेकिन इसके अंदर फर्दर 4 अकाउंट्स हैं। कौन से 4 अकाउंट्स हैं? इसके अंदर है एफडीआई, जाएंगे डिटेल में। ये आ गया, कुछ और पूछ लेते हैं आप। ये आ गया एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी इसकी डिटेल में जाने लगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर हाँ अदर इन्वेस्टमेंट्स, और फिर रिजर्व एसेट्स। कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई फर्दर अकाउंट्स नहीं। कैपिटल अकाउंट छोटा सा अकाउंट होता है, वेजेस एंड सैलरीज। ले जनाब, तो ये आपका पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो कि एक छोटा सा पार्ट है इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट मुल्क में पैसे आने और जाने के और 400 रीजन है, जाहिर बात है। अभी वो करना है। करंट अकाउंट नहीं कर रहा, करंट अकाउंट एएस में था। करंट अकाउंट याद आ गया सबको? ठीक है। क्या आता है? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से जो पैसा आ जा रहा है या इनकम आ जा रही है। इनकम 2 किस्म की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मुफ्त के पे जो पैसे आ जा रहे हैं इनकम के, और जो कमाए जा रहे हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? अब आ जाए, हेडिंग दे दे फाइनेंशियल अकाउंट। ये बेसिकली था हमारे एएस में, ये बेसिकली है हमारे ए2 में। समझ गए गेम को? चलेंगे। चैरिटी वगैरह और इस तरह। चलें जी, हेडिंग दे दे ना। उसमें कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें। उसके अंदर फर्दर अकाउंट्स नहीं है। इनके अंदर फर्दर 4 अकाउंट्स हैं, उसके अंदर फर्दर सब अकाउंट्स नहीं। फाइनेंशियल अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी when investments are made. It further has 4 सब अकाउंट्स। अच्छा जी, एक और बात, पैसा आ रहा है तो हम क्या कहते थे, याद है ये इसमें? क्रेडिट या डेबिट? नहीं, उल्टा, ये इनकम अकाउंट था, याद है? ये इनकम अकाउंट था। वापस जाएं कहीं ऊपर, ऊपर जाएं कहीं, लिखें इनफ्लो। इनफ्लो क्या होगा? क्रेडिट। अकाउंटिंग वाले, ये इनकम अकाउंट है, इनकम अकाउंट, तो उसमें पैसा आता है तो क्रेडिट, आउटफ्लो जब जा रहे तो डेबिट। गेम समझ आई?
ये रट लें बस। पेज नहीं पढ़ा। हाँ, ये इसमें भी पढ़ा था। अच्छा जी, नंबर 1, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रिकॉर्ड्स इनफ्लो and outflow of money when investments which employ factors of production are made. For example, MNCs. MNC का पैसा आएगा। हुंडई अभी आया है, कुछ पैसे निशात ग्रुप ने डाले। इन्वेस्टमेंट्स, हाँ, which employ factors of production are made. जी, निशात आया, निशात नहीं आया, निशात इधर ही था, हुंडई आया। हुंडई आया है, निशात के साथ पार्टनरशिप की है, थोड़ा सा पैसा अगर बाहर से आया है साउथ कोरिया से, तो वो इन्वेस्टमेंट हुई है। और क्या हुआ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि उसने उस पैसे से जमीन खरीदी गई है, लैंड आपका लिया गया है, लेबर को एम्प्लॉय किया गया है, फैक्ट्री खोली गई है। समझ रहे? इज दिस क्लियर? इस पैसे से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हुई है, ये आपके मल्टीप्लायर को इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? आपने अपार्टमेंट ले ली है दुबई में, पैसा गया है, कौन सा पैसा गया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गई है, क्योंकि वहां जाके आपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया है, उनके उनके रिसोर्सेज को इंप्लॉय किया, लैंड को इंप्लॉय किया, आपने एक बिल्डिंग ली है, कैपिटल लिया आपने वहां पे बेसिकली, नॉट लैंड। फिर एक और किस्म की भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी when investments in financial instruments such as bonds and shares is made. गेम समझ आई? ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। बैठे बैठे आप कोई यहां पे कराची स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डाल दे बाहर से, या आप बैठे बैठे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डाल दें, कोका कोला के शेयर्स खरीद लें, मेटा के शेयर्स खरीद लें, एप्पल के शेयर्स खरीद लें, तो जो पैसा माइनस होगा पाकिस्तान के एफपीआई से माइनस होगा और यूएसए के एफपीआई में ऐड होगा। इसके अगेंस्ट कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं खरीदे गए, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, बॉन्ड्स ले लिए, शेयर्स ले लिए, बस दो ही इसमें चीजें आती। गेम समझ आई? एफडीआई और एफपीआई में फर्क समझ आया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तीसरा, अदर इन्वेस्टमेंट्स। अदर इन्वेस्टमेंट्स में क्या आता है? इट इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म सेविंग डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन्स / investments and bank transfers.
सीपेक, सीपेक का नहीं पता, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब तो खैर रुका हुआ है काम। उसका जो पैसा आ रहा है वो चाइनीज गवर्नमेंट ने गवादर पोर्ट बनाया है, वो किधर क्या है, वो अदर इन्वेस्टमेंट्स में आया, गवर्नमेंट ने किया। ठीक है, पैसा तो आया ना मुल्क में, लिखना तो है कहीं ना कहीं, समझ आई। सीपेक हो गया, बैंक डिपॉजिट्स, मेरे भाई ने यहाँ पे पैसे रखे में, वो खैर उसने प्लॉट लिया था, प्लॉट बेच के अब किया। अगर फर्ज करें डायरेक्ट ही पैसे इधर एक सेविंग अकाउंट में रख लेता पाकिस्तान में थोड़े से, तो वो कहीं ना कहीं, अब वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं हुई, इनकम रिमिटेंस भी नहीं है, मुझे थोड़ी दिया उसने, तो अब किस खाते में डालें, उसको हम डालते हैं अदर इन्वेस्टमेंट्स में। ले जी, काम थोड़ा सा खतरनाक हो गया, नोट। ये बात समझने वाली है, टेक्निकल बात है। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, फाइनेंशियल अकाउंट ब्रैकेट में एफडीआई प्लस एफपीआई प्लस अदर इन्वेस्टमेंट्स कैंसल ऑफ करंट अकाउंट ब्रैकेट में प्राइमरी इनकम अकाउंट। नहीं, रिजर्व एसेट्स इसके बाद आएगा, ये अभी इन तीनों के बारे में एक चीज देखिए, आता हूं इस पे भी। ड्यू टू दिस डेफिसिट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट is not considered a huge problem, is not considered a huge problem, as it means that there will be inflow of income in the future. However, a persistent deficit in financial account is a problem if the deficit is due to weak confidence by foreign investors, of foreign investors. लें जी, गेम को समझना पड़ेगा, किसको समझ आई है ये क्या है? अगर फाइनेंशियल अकाउंट में डेफिसिट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर जा रही है, एफडीआई बाहर जा रहा है, एफपीआई बाहर जा रहा है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। क्यों ईमान, क्यों? इधर देखें, ये तीन और ये लॉन्ग रन में एक दूसरे को कैंसल ऑफ करेंगे। अगर आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीद रहे हैं, तो पैसा तो मुल्क से जा रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में डिविडेंड्स मुल्क में आएंगे। किस अकाउंट में आएंगे? इनकम आ रही है, इनकम बन के
इधर आएंगे, जाएंगे यहां से, आएंगे इधर। अब इसी से आपने बड़ा मेंशन करना है किसमें, जब हम डेवलपिंग इकोनॉमीज पढ़ेंगे और रोल ऑफ एफडीआई एंड रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स पढ़ेंगे। कोका कोला कब आया, प्री पार्टीशन आया, कितने पैसे ले आया प्री पार्टीशन, कितने पैसे ले आया होगा, कितने ले आया होगा, मेरे ख्याल से 2000 ले आया होगा, बहुत प्री पार्टीशन, 1000 रुपए की उसने कर दी होगी इन्वेस्टमेंट, एफडी आया होगा 1000 रुपया, चले 2000 रुपया आ गया होगा, सोचे कितना पैसा कमा के ले गया। केएफसी आया है तो एफडीआई, हम बड़े खुश एफडीआई आ रहा है, लेकिन एफडीआई भाईजान इनकम बन के निकल भी तो रहा है मुल्क से, और किस अकाउंट से माइनस हो रहा है। जब केएफसी आया होगा क्या चीज आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, किस अकाउंट में ऐड की होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, एफडीआई में ऐड की होगी। हर साल रॉयल्टी जाती कि नहीं जाती पाकिस्तान से, और कैसी जाती है, कितनी दफा मैंने सोचा है मैं जाते हुए जरा केएफसी ले लेता हूं, वो लाइन इधर तक पहुंची होती है उधर ड्राइव थ्रू की, आई बात समझ में। और आजकल केएफसी वैसे भी तबाही फेर रहा है, क्या आजकल कमाल कर रहे हैं केएफसी, आजकल सीरियस हुआ है केएफसी, समझ आई बात की, मैकडॉनल्ड्स तो फारेगा जी। इज दिस क्लियर, बात समझ आया। तो ये दोनों एक दूसरे को लॉन्ग रन में कैंसल ऑफ करेंगे, इज दिस क्लियर, ये बात याद रखनी। हाँ हाँ, कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है तो हमारी मर्जी, आप अभी इन्वेस्टमेंट कर दें, आप अभी अकाउंट खोलें ब्रोकर के साथ और डालें, एप्पल के अंदर पैसे डालें यहां से बैठे बैठे। देख तो डिपार्टमेंट मॉनिटर ऐसा नहीं कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, स्टेट बैंक भी करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करती है, आपको लिखते हैं, बाकी मॉनिटर कोई नहीं कर रहा है सच कि आप कहें कि ये लोग इसको देख रहे हैं। आई बात समझ में। अब बहुत खतरनाक बात होने वाली, नहीं नहीं कल नहीं, इस तरह पेस पे चलते रहे फिर हो जाएगा सिलेबस खत्म, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम, पहले 10 मिनट जो गप्पे लगाए, 10 मिनट लेट आए हैं, 10 मिनट गप्पे लगाई हैं। हाँ जी, तीसरा अकाउंट कौन सा है, चौथा सॉरी, रिजर्व एसेट्स। अच्छा भाई ये बहुत खतरनाक चीज आ गई, रिजर्व एसेट्स, टाइम असल में खत्म हो गया, खैर है कोई बात नहीं। रिजर्व एसेट्स, इट रिकॉर्ड्स फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, ये करेंसी लिखा हुआ है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स एंड SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स करेंसी ऑफ द IMF। इसमें आ रही हैं तीन चीजें, रिजर्व एसेट्स are the reason why balance of payment account always balances। भाइयों और बहनों, अकाउंटिंग वाले हाथ खड़ा कर लें, ये एक टी अकाउंट है, ये एक टी अकाउंट है, बाकी लोग कान बेशक बंद कर लें, ये देखें असल में नहीं लिखो, फिर मैं पीछे नहीं करना। इस साइड पे क्या है, इस साइड पे क्या है, प्लस फाइनेंशियल, और नहीं ये नहीं बनाना, लाइक एनी अदर अकाउंट, साल के एंड पे इन दोनों ने बराबर होना ही होना है, साल के एंड पे इन दोनों ने बराबर कैसे होना है भाई,
पाकिस्तान में तो हम डेफिसिट में हैं। पाकिस्तान में तो इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है, फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट भी है, ऊपर वाले तीन। पाकिस्तान में फॉर एवरी $100 दैट वाज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 390 वाज लीविंग इनिशियली। अब तब की बात हो रही है, 16-17 की बात कर रहा हूं। $100 आ रहा था, 390 जा रहा था। डॉलर प्रिंट तो नहीं कर रहे हम प्रिंट कर रहे, हम प्रिंट तो नहीं कर रहे डॉलर, ना कर सकते हैं। तो फिर ये ऊपर का 290 भाई कहां से आ रहा था? ये आप अपने रिजर्व्स बेच रहे थे। इसके अंदर सुने बड़े गौर से, इसके अंदर जो इनफ्लो है सिर्फ रिजर्व एसेट्स के अंदर, रिजर्व एसेट्स के अंदर जो इनफ्लो होता है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ डेबिट, और आउटफ्लो जो है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ क्रेडिट। इसका डेबिट क्रेडिट उल्टा है, इसका डेबिट क्रेडिट उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि क्या हो रहा है, रिजर्व एसेट्स एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपका मेन रिजर्व एसेट क्या एडजस्ट होता है? फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो पैसा अगर आ रहा है उतना जा भी रहा है, और फॉरेन करेंसी तो हम प्रिंट कर नहीं रहे। समझ आई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो ये है वो एक बैलेंस कर रहा है, इस इक्वेशन को 0-0 कर रहा है। इन शॉर्ट, साल के आखिर में बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर होगा, जितना इनफ्लो हुआ है उतना ही आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि ये है फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी हम प्रिंट तो नहीं कर रहे। तो जितना आया होगा तो गया है ना पैसा बाहर, या ज्यादा गया है तो आया है तो गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज्यादा जा रहा है और आ कम रहा है। वो कहां से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? रिजर्व एसेट एडजस्ट हो रहा है, इसलिए ये हमेशा बराबर नजर आएगा आपको साल के। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बहुत स्लो पेस है, चले भाग जाए।